नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पे। और आज का हमारा टॉपिक है पादपों का आर्थिक महत्व यानी कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट। लास्ट क्लास के अंदर हम एनिमल्स की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर ये सारा देखा था, लैक कल्चर। उसके बाद हमने एनिमल हस्बेंड्री देखा था, उसमें कैसे पशुओं का जो है पालन किया जाता है, उनसे क्या क्या चीज़ें जो है अपने को प्राप्त होती है, ये सारा डिस्कस कर चुके हैं हम लास्ट क्लास के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं पादपों का आर्थिक महत्व, लेकिन उससे पहले जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल सीईटी मिशन ज्ञान को, और जुड़ जाइए भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं पादपों का आर्थिक महत्व। जैसे कि हम सबको पता है, प्लांट्स जो है हमारे लिए यूज़फुल है बहुत ज़्यादा ही। अगर धरती पे पौधे नहीं है तो हम भी नहीं हैं एक तरीके से। तो प्लांट से जो मिलने वाली चीज़ें हैं, उनका क्या क्या हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पादपों को 3 कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया है, यानी कि सबसे पहले आते हैं खाद्य पादप, यानी कि जिनसे अपन को खाने की चीज़ें जो मिलती है जिन प्लांट से, उनको अपन खाद्य पादप की कैटेगरी के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें हम अनाज, दालें, तेल, ये मसाले जो भी है सब इसके अंदर पढ़ेंगे खाद्य पादपों के अंदर। दूसरी कैटेगरी अपनी आती है औषधीय पादपों की, यानी कि किन किन पादपों से अपन को जो औषधि है वो बनाई जाती है, वो प्राप्त होती है। औषधि बना के डिजीज रोगों से लड़ने में जो हमें दवाइयाँ दी जाती है वो बनाई जाती है, वो सारी किसके अंदर आ जाएगी? अपनी औषधीय पादपों के अंदर। थर्ड अपने आते हैं कि भाई इनकी लकड़ी से, इनके रेशे से कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उनका क्या यूज़ है, किस चीज़ में उनको यूज़ में लिया जाता है। इस तरीके से पादपों को क्या है 3 कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अपन कवर करेंगे खाद्य पादप, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं अनाजों के बारे में। अब जैसे कि हम सबको पता है, गेहूँ, चावल, बाजरा, ज्वार, जौ ये सब हम खाने के काम में लेते हैं, इनकी रोटियां बना बना के खाते हैं, बढ़िया। तो ये क्या है, जो अनाज है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो अपने को कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे वो किससे मिलेंगे? अनाजों से मिलेंगे। अब देखिए भाई, जो अनाज के अंदर हम पहला पढ़ने वाले हैं वो है अपना गेहूं। क्वेश्चन किस तरीके से आपका इस टॉपिक में से बनेगा, इसमें समझने जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, सारे जो फैक्ट्स है, सारी जो चीज़ें हैं आपको रटनी है इसके अंदर। आ गया समझ में? इनमें साइंटिफिक नेम है उसका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर एग्जाम में इनकी किस्म से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये गेहूं की किस्म कौन सी है, चावल की किस्म कौन सी है। इस तरीके से जो बिल्कुल कट टू कट फैक्ट है वो क्वेश्चन आपके इस टॉपिक के अंदर से बनेंगे। समझाने जैसा कुछ नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें रटनी है। सबसे पहले अपन लेते हैं गेहूं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का नाम है ट्रिटिकम एस्टाइवम, जो है गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। अब गेहूं से रिलेटेड फैक्ट्स जो है जो आपको याद करने हैं, तो देखो भाई इधर अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले पादपों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, खाने वाले, औषधीय और इमारती कास्ट। खाने में अपने अनाज, दाल, तेल, मसाले, पेय पदार्थ ये सब आ जाएंगे, फल, सब्जियां। औषधि में जितने भी पादपों से अपन को औषधि प्राप्त होगी वो आ जाएगी। इमारती कास्ट जिनसे अपन को लकड़ी मिलेगी, फाइबर्स मिलेंगे, वो अपने इस कैटेगरीज के अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं अनाज, जो कि क्या है, ग्रेमिनी और पोएसी कुल के सदस्य हैं। किसके? ग्रेमिनी और या पोएसी कुल के जो है ये सदस्य है, और कार्बोहाइड्रेट जो है अपने को अनाजों से मिलता है। गेहूं अपन इसके अंदर डिस्कस कर रहे थे। गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? ट्रिटिकम एस्टाइवम। अब देखिए ये क्या है, रबी की फसल है। गेहूं से रिलेटेड फैक्ट आपको क्या क्या याद रखने हैं? सबसे पहले तो गेहूं में हरित क्रांति है, गेहूं की जो उत्पादन है उसको क्या कहा जाता है? हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन ई वोरलॉग। क्या है? नॉर्मन ई वोरलॉग जो है इसके हरित क्रांति के जनक है। और भारत के अंदर यानी कि भारतीय जनक कौन है इसके? एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। तो आपको ये चीजें याद रखनी है किसके अंदर? गेहूं के अंदर। याद रह जाएगी भाई साहब ये।
तो देखो क्या क्या याद रखना है, हरित क्रांति, गेहूं की क्रांति। उसके बाद इसके जनक MS स्वामीनाथन भारतीय है और नॉर्मन ई वॉरलॉग जो है क्या है, इसके जनक है। अब चलिए इधर, हरित क्रांति इसको कहा जाता है, इसमें कौन सा वर्णक प्रेजेंट होता है, तो ज़ैंथोफिल वर्णक जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। साथ के साथ गैसे गेहूं और गैसे ग्लूटामिक, तो इसके अंदर कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा, तो ग्लूटामिक अमाइनो एसिड जो है गेहूं के अंदर अपना प्रेजेंट होगा। तो ये याद रखना है आपको। अब देखिए, एक होता है सीलियक रोग। अब ये क्या है भाई, सीलियक रोग क्या है, तो इसको अपन बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून डिजीज। क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि अपना खुद का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो ही अपने अगेंस्ट कार्य करने लग जाता है। सीलियक रोग को क्या कह दिया अपन ने, ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि खुद का प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो ही अपने लिए क्या हो जाएगा, घातक हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको क्या याद रखना है, गेहूं में कौन सा रोग होता है आपसे पूछ लिया जाए, तो गेहूं के अंदर होता है कीट रोग। कौन सा, कीट रोग जो है गेहूं के अंदर होता है। और ये कैसी डिजीज है, फंगल डिजीज है, यानी कि कवक से होने वाली डिजीज है, कवक रोग है। किसकी वजह से होता है, पक्सीनिया की वजह से। किसके, पक्सीनिया। तो आपको क्या क्या चीजें गेहूं के अंदर याद रखनी है, एक बार याद कर लो, हरित क्रांति, नॉर्मन ई वॉरलॉग, MS स्वामीनाथन, साथ के साथ ज़ैंथोफिल, ग्लूटामिन और अपना सीलियक रोग। ये चीजें आपको जो है गेहूं के अंदर याद रखनी है, याद रहेगी ये। चलिए नेक्स्ट अपना आता है चावल। चावल को अपन राइस कहते हैं, तो राइस से इसका वैज्ञानिक नाम है वो बना लिया अपन ने, जिसे अपन कहेंगे ओराइजा सेटाइवा। क्या कहेंगे, ओराइजा सेटाइवा इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। अब देखिए इसके क्या क्या फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चावल के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है और अपना जो भारत है वो क्या है, दूसरे स्थान पे है। पहला स्थान किसका है, चीन का, चाइना का, और दूसरा स्थान किसका है, अपना भारत का है। एक तो ये याद रखना है, एक इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है। साथ के साथ आपको याद रखना है 2004 यानी कि 2004 इसको क्या घोषित किया गया, तो इसको घोषित किया इंटरनेशनल राइस ईयर। कौन सा, इंटरनेशनल राइस ईयर, कौन से ईयर को घोषित किया गया है, तो 2004 को इंटरनेशनल राइस ईयर अपना घोषित किया गया है। थर्ड फैक्ट इसका आपको क्या याद रखना है कि इसका इंटरनेशनल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। इंटरनेशनल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो इसको याद रखना है आपको फिलीपींस में। कहाँ है, फिलीपींस में। ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि आपके इसके डायरेक्ट क्वेश्चन किससे बनेंगे, या तो फैक्ट से बनेंगे, क्या क्या सीधे सीधे इसके पॉइंट है, या फिर इनके वैज्ञानिक नामों से आपके क्वेश्चन बनेंगे। मैं फिर से कह रही हूँ आपको इस टॉपिक को रटना ही है, इसमें समझने जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। चलिए ये जो है आपको याद रखने हैं। इसके बाद इसमें देखिए चावल की जो अपनी किस्में हैं कौन कौन सी है। गेहूं के अंदर हमने जितनी भी सोने वाली जो किस्म थी वो पढ़ी थी। अब देखिए चावल में कौन कौन सी है, तो जैसे एक गाना है, हेमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निर्मा। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। देखो, सोना, जया, रत्ना और स्वर्णा, सबकी पसंद बासुमा। तो इस तरीके से आपको चावल की जो किस्म है वो याद रखनी है, याद रह जाएगी। अब देखिए इसमें एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम कहते हैं अपन खैसा रोग। जब चावल के अंदर जिंक की कमी हो जाती है, किसकी, जिंक की कमी हो जाती है, जैडन की कमी हो जाती है, तो इसके अंदर कौन सी डिजीज हो जाती है, खैरा रोग हो जाएगा। आ गया समझ में। तो चावल से रिलेटेड फैक्ट्स अपने क्या क्या हो गए। इसमें ओराइजिन प्रोटीन होता है, ओराइजा सेटाइवा इसका नाम है। क्या नाम है, ओराइजा सेटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम है। साथ के साथ इसका जो रिसर्च सेंटर है इंटरनेशनल वो कहाँ पे है, फिलीपींस में है। 2004 को इंटरनेशनल राइस ईयर जो है वो घोषित किया गया है। ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर याद रखनी है। थर्ड अपना आता है मक्का। क्या आता है, थर्ड अपना है मक्का।
चावल को हम क्या कहते हैं? चावल को कहते हैं अन्नों का राजा। क्या कहेंगे? अन्नों का राजा कौन है? अपना चावल है। और अन्नों की रानी कौन है? अपनी मक्का है। तो देखो इधर भाई, क्या क्या याद रखना है मक्का में? पहले तो इसका वैज्ञानिक नाम जिया मेज। अब इसको क्या कहा जाता है? अन्नों की रानी। क्या कहा जाएगा? अन्नों की रानी कौन है? अपनी मक्का है। कौन है? मक्का है। इसकी किस्में विजय, शक्ति, रत्न, सोना, अंबा, जवाहर आदि इसकी किस्में हैं। जीन प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। गेहूं के अंदर कौन सा अमाइनो एसिड था? तो उसके अंदर था अपना ग्लूटामिक अमाइनो एसिड जो है गेहूं के अंदर अपना प्रेजेंट था। चावल के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट था? तो ओराइजिन प्रोटीन जो है अपना चावल के अंदर प्रेजेंट था। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? मैक्सिको में। तो ये सिटी का नाम पूछ लिया जाता है, कंट्री का, कि भाई कहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई थी? तो आपको क्या लगाना है? मैक्सिको में जो है मक्का की उत्पत्ति हुई थी। आ गया समझ में? तो याद रह जाएंगे नहीं रह जाएंगे ये सारे फैक्ट्स? कौन कौन सी पढ़ ली अपन ने अनाजों के अंदर? गेहूं पढ़ लिया, चावल पढ़ लिया, थर्ड अपन ने पढ़ लिया मक्का। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट अपना आता है बाजरा, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पेनिसिटम टाइफाइडेस। अब ये देखो कि इन वैज्ञानिक नामों के नीचे ये अंडरलाइन क्यों की गई है? क्या आपको पता है ये चीज़? तो देखिए, जब भी किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का, फ्रूट का, मानव का, किसी भी का भी जब वैज्ञानिक नाम जो है लिखा जाता है तो उसको इटैलिक्स में लिखते हैं। अब यहाँ पे हम इटैलिक्स में नहीं लिखते, इसीलिए इसके वंश और जाति के नीचे जो है क्या कर देते हैं अपन? अंडरलाइन कर देते हैं। तो इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा हर नाम के नीचे ऐसे अंडरलाइन हुई है। अब देखिए, जो बाजरा है वो भी खरीफ की फसल है। इसकी प्रमुख किस्म कौन सी है? पूसा संकर। पूसा संकर जो है इसकी प्रमुख किस्म है। साथ के साथ इससे जो कम रोग है वो कौन सा है? हरित बाली रोग, जिसे अपन कहते हैं ग्रीन ईयर डिजीज। कौन सी? ग्रीन ईयर डिजीज अपन इसको कहते हैं। हरित बाली को जिस किस्में होगी? ये बाजरा के अंदर होगी। नेक्स्ट अपना आता है जौ, जिसका नाम है हार्डियम वल्गैरे। क्या है? हार्डियम वल्गैरे जो है जौ का वैज्ञानिक नाम है। अब देखिए, जौ के पानी से क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है। प्रमुख किस्म कौन सी है इसकी? तो ये आपको इसमें याद रखना है, RO387 जो है जौ की प्रमुख किस्म है। अब नेक्स्ट आता है ज्वार, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? सोरगम बाइकोलर। क्या है? सोरगम बाइकोलर जो है ज्वार का वैज्ञानिक नाम है। माइलो इसे कहते हैं। ल्यूसीन अमाइनो एसिड जो है ज्वार के अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखो, पेलाग्रा रोग हमने डिजीज के अंदर पढ़ा था, जब हमने विटामिन पढ़े थे तो B3 की कमी से कौन सी डिजीज हुई थी? अपनी पेलाग्रा डिजीज हुई थी। अगर ज्वार बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में खाई जाती है तो स्किन इन्फेक्शन जो है, पेलाग्रा रोग जो है वो हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है ज्वार से रिलेटेड। तो अपन ने आज क्या क्या पढ़ लिया था? इसके अंदर हमने पढ़ लिए हैं गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और जौ। क्या क्या पढ़ लिए हैं? अब एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। गेहूं सबसे पहले, इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टाइवम। हरित क्रांति, नॉर्मन ई वॉरलॉक, MS स्वामीनाथन। ग्लूटामिक एसिड, पक्सीनिया रोग, किट रोग जिसे अपन कहेंगे पक्सीनिया की वजह से जो होगा। तो ये सारे थे अपने गेहूं से रिलेटेड फैक्ट। सेकंड अपना आता है चावल, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? अपना ओराइजा सेटाइवा। चावल से रिलेटेड फैक्ट्स अपने को क्या क्या याद रखने हैं? इंटरनेशनल जो अनुसंधान केंद्र है इसका वो कहाँ है? फिलीपींस में है। 2004 इंटरनेशनल ईयर राइस ईयर घोषित किया गया है। साथ के साथ इसकी किस्में कौन कौन सी है? तो बासमती, स्वर्णा, जया, रत्ना और सोना जो है इसकी किस्में हैं। ओराइजिन प्रोटीन जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये सारे थे अपने चावल के फैक्ट्स। नेक्स्ट अपने पढ़ा मक्का, जिसे क्या कहा था? अन्नों की रानी किसे कहा था? अपन ने मक्का को कहा था। अब मक्के के जो दाने होते हैं सोने जैसे लगते हैं, तो देखो सोना मिल गया।
सोना एक तरीके का रत्न है, तो रत्न मिल गया, रत्न से अपन को क्या है, विजय प्राप्त हो गई, तो विजय। इस तरीके से कुछ आप ट्रिक्स छोटी छोटी अपने हिसाब से बना के इसको याद कर सकते हैं कि भाई इनकी किस्में जो है वो कौन कौन सी है। तो अन्नों की रानी अपनी कौन थी, मक्का थी। ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड जो है इसके अंदर प्रेजेंट था। नेक्स्ट हमने पढ़ा बाजरा, बाजरे का पेनिसिटम टाइफाइडिस। इनके वैज्ञानिक नाम आपको रटने हैं, इधर जा रहे हो 5 वैज्ञानिक नाम याद रखो, इधर जा रहे हो 5 वैज्ञानिक नाम याद रखो। इस तरीके से वैज्ञानिक नाम जो है आपको इसके याद रखने हैं। हरित बाली रोग इसमें याद रखना है, ग्रीन ईयर डिजीज। उसके बाद हमने पढ़ा जौ, जौ से रिलेटेड यानी कि शराब बनाई जाती है। इसकी प्रमुख किस्म कौन सी है, RO 387 जो है इसकी प्रमुख किस्म है। नेक्स्ट हमने पढ़ा ज्वार, जिसे अपन ने क्या कहा, माइलो कहा। पेलाग्रा रोग हमें इसके अंदर याद रखना है कि अगर ज्वार बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया तो कौन सी डिजीज हो जाती है, स्किन इन्फेक्शन यानी कि पेलाग्रा डिजीज। तो आज हम कवर कर चुके हैं पूरे अनाज के अंदर जितने भी अनाज थे वो। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे दालें। तब तक के लिए धन्यवाद।